हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए की भाग 4 के, जिसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा भारतीय संविधान में डाला गया। पार्ट 4 ए, जिसमें आर्टिकल 51A जो कंसिस्ट करता है आपका आर्टिकल 51A जिसके बारे में है। और इसमें हम किस विषय के बारे में पढ़ते हैं इस पार्ट 4A में? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जिस तरह से पार्ट 3 हम पढ़कर आए हैं मूल अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, उसी तरह से पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसर्ट आर्टिकल 51A इसके बारे में बात करता है। इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। मूल रूप से जब ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डाले गए थे तो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, पॉइंट ए से लेकर जे तक। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक और पॉइंट के इसमें जोड़ा गया, और अब वर्तमान में टोटल कितने हो गए? टोटल 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इसके रिकमेंडेशन की। तो इसको किसने रिकमेंडेड किया इसको? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताया कि अपनी रिपोर्ट में कि चूंकि व्यक्तियों के पहले मूल संविधान जो था उसमें केवल व्यक्तियों को मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए थे। काफी सालों के बाद 1976 में जाकर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर भारतीय संविधान में डाला गया। तो उसके पीछे कारण क्या थे, क्या उसकी जरूरतें थी, क्या उसका महत्व था? ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताया कि व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के सहचर, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, और दोनों से ही मिलकर व्यक्ति का, समाज का और देश का विकास हो सकता है। नागरिकों को, और अगर केवल मूल अधिकार ही दिए गए हैं, उन्हें पता है कि ये हमारे मूल अधिकार हैं, तो उन्हें उनके मूल कर्तव्यों का एहसास भी होना चाहिए। तभी वो देश की प्रगति में, देश के विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। ऐसा समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर फिर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किया गया, और उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A एक नया अध्याय जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिससे संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 51A है। अब टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इसमें मूल में 10 थी, मैंने आपको बताया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और इसमें पॉइंट के इंसर्ट कर दिया गया। इसके अलावा मेन बात और यहाँ पर यह है कि चूंकि फंडामेंटल राइट्स की भी हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को प्राप्त थे। कुछ ऐसे थे जो केवल नागरिकों को प्राप्त थे मूल अधिकार, कुछ ऐसे थे जो प्रत्येक व्यक्ति को, सभी पर्सन को प्राप्त है, एवरी पर्सन। बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो केवल और केवल सिटीजन्स को प्राप्त है, केवल नागरिकों को। क्यों? अगर हम आर्टिकल 51A की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। इसकी जो लैंग्वेज है उसमें ही लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो जब इसकी लैंग्वेज में लिखा है तो इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? ओनली सिटीजन्स। ठीक है, तो सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होगी। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो इनका उद्देश्य, सबसे पहले हम लोग बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज को डालने का उद्देश्य क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को डालने के अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो लाइक हम कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ, मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उनके अपमान को रोकने के लिए, किसी भी तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पहुंचाते हैं जो अपने कार्यों से, उनकी रोकथाम के लिए, सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की रोकथाम के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें, या लोगों को इस कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए कि वो नेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए कार्य करें, वो अपना खुद का डेवलपमेंट करे। हर व्यक्ति, जो प्रत्येक नागरिक जो है वो अपना डेवलपमेंट करे, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और लास्टली नेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए ही फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को डाला गया। प्लस साथ में लोगों को ये भी ध्यान रहे कि जहां फंडामेंटल राइट्स है,
सिटीजन्स को क्या है कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उन्हें ये भी एहसास रहे कि हाँ, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं। हम मूल अधिकारों की बात तो करते हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है, हमारा वो मूल अधिकार है, हमारा ऐसा मूल अधिकार है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक को ये भी एहसास हो कि मेरा अपने देश के प्रति भी कुछ मौलिक कर्तव्य बनता है, देश के विकास में मेरी भी कुछ हिस्सेदारी है, मैं भी अपने कार्यों से कैसे अपने समाज और अपने राष्ट्र को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर सकता हूँ। इन्हीं चीजों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज किया गया है कि आप नागरिक हैं, मूल अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन इसके साथ साथ मूल कर्तव्य भी आपके हैं, चाहे वो नेशनल गोल के अचीवमेंट्स के संबंध में हो, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकने के लिए हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को रोकने के लिए हो, आपस में व्यक्तियों में भाईचारा बढ़ाने की भावना हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से लोगों को ये कहा गया है यहाँ पर कि लोग अपने जो नागरिक है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, मानवतावादी सोच अपनाए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, तो अपने संविधान का पालन करें। तो इस तरीके के जो सारे के सारे कर्तव्यों को क्यों डाला गया, ताकि हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके राष्ट्र के प्रगति में, राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये उद्देश्य की वजह से हम लोगों ने बात करी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों डाली गई। फिर हम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो जैसे भारत के संविधान का पालन करना, संविधान के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, राष्ट्र की सेवा करना और जब भी आह्वान किया जाए राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, आपस में भाईचारा रखना, भेदभाव ना करना, किसी भी धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। इसके अलावा स्त्रियों को जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों की सुरक्षा के विरुद्ध है, जो स्त्रियों को नुकसान पहुंचाती है, तो उन प्रथाओं को समाप्त करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, जंगलों की सुरक्षा करना, जीव मात्र के प्रति दया रखना। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, उत्तरोत्तर अपने खुद का निरंतर विकास करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या और किसी क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हुए अपनी निरंतर उन्नति करना ताकि राष्ट्र भी उन्नति कर सके। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, हिंसा को रोकना, हिंसाजनक गतिविधियों में भाग नहीं लेना। फिर हम बात करते हैं अगर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए इस नए पॉइंट की, तो ये शिक्षा की बात करता है कि भाई ये जो पॉइंट के है आपका, जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया, वो मौलिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया माता पिता और संरक्षक पर। कि अभी तक तो क्या था, इससे रिलेटेड हम बात करते आ रहे थे आर्टिकल 21A की, जिसमें मूल अधिकार बनाया गया राइट टू एजुकेशन को, आर्टिकल 45 की, अभी हम नीचे भी इसके बारे में जैसे बात करेंगे। इसके साथ साथ इस 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 51A में ये पॉइंट के डालकर राज्य के साथ साथ माता पिता और संरक्षक पर भी ये कर्तव्य डाल दिया गया कि वो भी अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। तो इस तरह से एक नया कर्तव्य इस चैप्टर में जोड़ा गया पॉइंट के रूप में। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हुई। अब हम बात करें इनके नेचर के बारे में, तो क्वेश्चन ही आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल और नॉट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। पहली बात, आप मूल कर्तव्यों को मूल अधिकारों की तरह परिवर्तन नहीं करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये सब नॉट एनफोर्सेबल होने के बावजूद भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर इनको एनफोर्सेबल करवा सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाए और लॉ बनाकर इनको एनफोर्सेबल करवा सकती है, और पार्लियामेंट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल भी करवा रही है। देखें कैसे, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 51A के पॉइंट A की, सबसे पहला क्या कहता है, भारत के संविधान का आदर करो, उसके आदर्शों का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। इसके संबंध में विजॉय इमैनुअल की बात करते हैं हम लोग। विजॉय इमैनुअल केस, विजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने, ये पहले भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में इस केस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर राष्ट्रीय गान गाते समय आप आदर से खड़े हो, आपका जो बिलीफ है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप गाओ, और अगर आप नहीं गा रहे हैं, आप आदर से खड़े हैं, तो वो भी सम्मान ही है।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका विजय एमुअल केस आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पार्लियामेंट ने इस अधिक के बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया था, इनेक्ट किया था। ये इसलिए इनेक्ट किया था ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कहा गया था कि आप जो है नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनका अनादर नहीं करेंगे। इनके अनादर को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने ये लॉ इनेक्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं अगर इसी आर्टिकल के पॉइंट जी की, जो एनवायरमेंट से संबंधित है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट वो एंजॉय करे, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में वो लिविंग करे, ठीक है। और मूल अधिकारों में भी हम इसे पढ़ते हैं आर्टिकल 21 में भी। तो यहाँ पर एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया 1983 का अगर बात पर हम चर्चा करें तो सही है क्या, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पर्यावरण से संबंधित लेसन्स पढ़ाए जाए, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दी जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पर्यावरण के प्रति जागृत हो। कैसे पर्यावरण को उन्हें स्वच्छ रखना है, कैसे वन्य जीवों को उन्हें सुरक्षित रखना है, कैसे वन और जंगलों को सुरक्षित रखना है। तो ये सारी चीजें जो है कि भाई आपको अपने कर्तव्यों का एहसास हो, ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो उसके थ्रू देखो पार्लियामेंट ने जो है काफी सारे अधिनियम पर्यावरण से संबंधित बनाए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन से संबंधित और भी बहुत सारे, एनवायरनमेंट से संबंधित और भी बहुत सारे अधिनियम पार्लियामेंट ने पास करे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और एक नया आयाम जैसे बात करते हैं हम लोग 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 की। तीन चीजें इसके द्वारा देखो, जैसे हम कई दो चीजें तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। पहला आर्टिकल जो इस कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा डाला गया, दैट इज आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का जो है आपका 21A। आर्टिकल 21A जो है आपका वो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाता है और राज्य पर एक कर्तव्य डालता है कि राज्य जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा और अपने साधनों के हिसाब से विधि बनाएगा, डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर शिक्षा को क्या कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A जोड़कर। कब, किसके थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 45, जिसमें क्या कहा गया आपको, जिसमें ये कह दिया गया कि यहाँ पर भी राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य जो है वो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हम डीपीएसपी में इसको पढ़ चुके हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। फिर अब हम लोगों ने बात करी अभी आर्टिकल 51A के पॉइंट के की, यहाँ जो मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है। आर्टिकल 51A में पॉइंट के जोड़ा गया और ये पॉइंट भी कब बनाया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अब चूंकि पहले तो राज्य पर तो ड्यूटी आपने यहाँ दोनों जगह डाल दी है ना, कि राज्य कर्तव्य होगा यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और यहाँ पर 6 वर्ष तक के बालकों का। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 51A पॉइंट के की। तो ये जो है ये मौलिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है बच्चों के माता पिता और बच्चों के संरक्षक पर, कि वो अपनी संतान जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के अवसर प्रदान करेंगे, ये उनका कर्तव्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से समय समय पर पार्लियामेंट। अच्छा, और एक और बात कि एजुकेशन से संबंधित यही राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो वो भी पार्लियामेंट ने इसी मूल कर्तव्य को एनफोर्सेबल करने के लिए बनाया। तो इसी तरह से मूल कर्तव्य अपने आप में एनफोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन उनको एनफोर्सेबल करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेकिंग लॉज और इनेक्ट लॉज, ठीक है। तो वो जो है वो विधि कानून बना भी सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके मौलिक कर्तव्य का पार्ट था जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा डाला गया। और इतना ही इंपॉर्टेंट है ये जितना कि फंडामेंटल राइट्स वो फुलफिल है। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, नागरिक होने के नाते तो मौलिक कर्तव्यों को निभाना हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो ही देश की प्रगति में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए दोनों का ही साथ साथ होना जरूरी है। हम आज केवल और केवल अधिकारों की बात नहीं कर सकते कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। इन अधिकारों के साथ साथ हमें अपने आप से पूछना है कि हम क्या अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। और जब हम जिस समय हम मौलिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे तो मूल अधिकारों का जो हम दावा कर रहे हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही टॉपिक्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का छोटा सा चैप्टर।
अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।